Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। हम शुरुआत करेंगे आज के स्पेशल डे के साथ में। वो क्या है? वर्ल्ड बैम्बू डे। आज के दिन जो हमारा बैम्बू होता है उसका दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा होता है। ये ऐसा प्लांट है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, बिकॉज़ इसकी काफ़ी सारी प्रजातियां तो ऐसी हैं जो एक दिन के अंदर 3-3 फीट तक बढ़ जाती हैं। इसको हार्वेस्ट करने में 5 साल लगते हैं। ना किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, ना किसी हर्बिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। इससे हम काफ़ी सारी चीज़ों को बना सकते हैं, जैसे कि हम इससे पेपर बना सकते हैं, फ्लोरिंग कर सकते हैं, चारकोल में यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग मटीरियल भी बना सकते हैं। बैम्बू का हर पार्ट है वो यूज़फुल होता है हमारे लिए। ये एक अच्छा सोर्स है हमारे लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी सही यूज़ कर सकते हैं हम, और इसकी वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, सोइल इरोजन को भी रोक सकते हैं, बिकॉज इसकी जड़ें हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अगर इसे हम एक ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे जो सॉइल है वो बहुत ही कमज़ोर है, तो ये उसको भी जकड़ लेता है, बाउंड कर लेता है। ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, रिसेंटली जो फिलीपींस है उसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बैम्बू को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की इंग्रेडिएंट के रूप में, एक अच्छी सामग्री के रूप में यूज़ किया है एंटी माइक्रोबियल सोप बनाने के लिए, ताकि कोविड-19 से फाइट किया जा सके। तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम इस साल रखी गई है बैम्बू नाउ। आप सब कुछ यहीं पूछ लो है क्या? आगे क्वेश्चन भी पूछूंगी इसके बारे में। तो चलिए आगे क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। ये कल वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है एक ई स्टडी प्लेटफॉर्म तपस? ई स्टडी को देख के लगता होगा ना आपको कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये हमारे ऑप्शन हैं। इनमें से करेक्ट कौन सा है? इनमें से करेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलो इसको देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम दिया गया है तपस। तपस की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर्स और कोर्सेज दिए जाएंगे, ई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा सोशल डिफेंस की फील्ड के अंदर। ये इनिशिएटिव है किसके अंदर काम कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, जिसे NISD बुलाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक डिपार्टमेंट है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। इस कोर्स को कोई भी ले सकता है और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब इसके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। प्रेजेंटली इसके अंदर 5 कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ प्रिवेंशन, दूसरा कौन सा है? जेनरेटिक एल्डरली केयर, फिर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया, फिर अगला है ट्रांसजेंडर इश्यूज़, और फिर फाइनल है ए कम्प्रीहेंसिव कोर्स ऑन सोशल डिफेंस इश्यूज़। इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई भी कोर्स नहीं है इसकी। तपस ये क्यों प्रोवाइड करवाता है? ताकि एक्सेस करवाई जा सके, जो लेक्चर्स हैं जो कि सब्जेक्ट किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, और स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जा सके, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं एक सप्लीमेंट के रूप में, क्योंकि अभी फिजिकल क्लासरूम नहीं चल रहे हैं, तो उसकी वजह से इसे चेंज किया जा रहा है और इसे सप्लीमेंट के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बिना किसी कंप्रोमाइज़ के इसके अंदर क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, इन्हेंस किया जाएगा उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल्स को, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी पार्टिसिपेंट्स की, जो भी मतलब इसके अंदर भाग लेंगे। इसके अंदर कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो भी इसके अंदर नॉलेज प्राप्त करना चाहता है किसी भी टॉपिक के बारे में, बिना किसी एडमिशन फ़ीस के, कोई भी ज्वाइनिंग फ़ीस भी नहीं लगती है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो बैम्बू के बारे में, इसके बारे में बताना में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है वो नोडल मिनिस्ट्री है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इंडिया है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कल्टीवेटर है बैम्बू का, इसके बाद में चाइना के बाद में, मतलब कि पहले नंबर पे चाइना है। फिर बैम्बू बोतल है वो रिसेंटली बनाई गई है, लॉन्च की गई है किसके द्वारा? खादी ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा एज ऑलवेज डी, बिकॉज सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और मैं ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर सही चीज़ें इसलिए लेकर आती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है वो प्रोवाइड करवा सकूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सभी सही होंगे, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेशनल बैम्बू मिशन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर हाईएस्ट एरिया है, मतलब कि 13.96 मिलियन हेक्टेयर है जिसके अंदर बैम्बू को उगाया गया है। बैम्बू को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि वो हर जगह पाया जाता है इंडिया के अंदर।
ये हमारी कंट्री है वो सेकंड रजिस्टर है किसके बाद में, चाइना के बाद में, बैम्बू की डाइवर्सिटी को लेकर, बिकॉज हमारे देश के अंदर 136 प्रजातियाँ पाई जाती हैं बैम्बू की। इसके अंदर एनिमल प्रोडक्शन, इसका एनुअल प्रोडक्शन की बात करें तो बैम्बू इंडिया के अंदर 14.6 मिलियन टन उगता है। और बैम्बू रिटर्न जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कंट्री के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, उसकी वर्थ कितनी है, 28,005 करोड़, ये 2017 का डाटा है। बैम्बू को यूज़ किया जाता है अलग अलग डिफरेंट वेज के अंदर, और हमारे पास में 1500 डिफरेंट वेज है जिनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, फूड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वुड के सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पेपर मैंने आपको बताया था ये बना सकते हैं इससे। इसकी वर्सेटाइल नेचर की वजह से और मल्टीपल यूजेस की वजह से इसे जो गरीबों का टिम्बर भी बुलाया जाता है, पुअर मैन्स टिम्बर भी बुलाया जाता है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कैनोपी होने के साथ साथ ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज़ ये जो बाकी सारे पेड़ हैं उनसे 35% ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। और अगर इसे हम 1 हेक्टेयर के अंदर लगा दें तो वो कितना जो कार्बन है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्रैब कर लेता है, एनवायरनमेंट से निकाल लेता है, वो है 12 टन्स। 12 टन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको लगाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, नेशनल बैम्बू मिशन तो है ही, इसके साथ में बैम्बू क्लस्टर भी हैं। और जो बैम्बू को इंडिया के अंदर ट्री की कैटेगरी में रखा गया था, किसके अंदर, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर, जिसे 2017 के अंदर अमेंड किया गया और इसे बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से बाहर निकाला गया। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक बनाया गया है रिसेंटली। कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है ये, हरियाणा, दिल्ली, केरला और मणिपुर। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, ये दिल्ली के अंदर है। इसको देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक है उसे इनोग्रेट किया है। कहाँ पे, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसे हम NBPGR बुलाते हैं, पूछा, न्यू दिल्ली के अंदर। ये रिफर्बिश करेगा स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक, जो कि प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटी किसके लिए, इसके अंदर क्या किया जाता है, जर्म प्लाज्म किया जाता है, ताकि सिक्योर किया जा सके हमारे जो सीड्स हैं उनके हेरिटेज को। और इसके जो टेम्परेचर है वो क्या रखा जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखा जाएगा इन्हें। ये फैसिलिटी है, ये प्रोवाइड करवाएगी, कंजर्वेशन करेगी और हमारी जो डाइवर्सिटी है उसकी, इंडिजिनस क्रॉप्स की कंट्री के अंदर, और उसके साथ साथ फार्मर्स को भी बेनिफिट करेगी ताकि वो सेल्फ रिलायंट बने और उनकी इनकम है वो भी बढ़े। अगर आपको पता है कि हमारे जो फार्मर्स की इनकम बढ़ाने का, डबल करने का टारगेट है वो कब तक का है, ये बताइएगा आप, क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप उसके अंदर बताइएगा। इस नेशनल जीन बैंक को बनाया गया था कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, प्रिजर्व किया जा सके हमारे जो सीड्स हैं, जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हैं, उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव किया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एम्स है जो कि इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल बन गया है जिसके अंदर हाउस फायर स्टेशन बनाया गया है। हमारे ऑप्शन हैं दिल्ली, दरभंगा, राजकोट, मदुरई। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा दिल्ली, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है। इसके बारे में देखते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, ये एम्स की फुल फॉर्म होती है, न्यू दिल्ली के द्वारा ये बनाया गया है। ये इंडिया का पहला हॉस्पिटल बन गया है जिसके अंदर खुद का फायर स्टेशन है। इसके अंदर अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, जैसे कि आग लग जाए, तो उस टाइम पे इनके जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो किए जा सकते हैं इजीली, अगर वहाँ पे फायर स्टेशन अवेलेबल हो। बिकॉज़ काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे जो देश के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है, वो सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, या फिर फायर फैसिलिटीज़ हैं वो अपने उसके अंदर अपनी कोई भी बिल्डिंग बनाई है तो उसके अंदर नहीं डालते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आग लग जाए हॉस्पिटल के अंदर, आप सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो बीमार होते हैं। अगर बीमार व्यक्तियों के आसपास में आग लग जाए तो पहली बात तो वो खुद को बचाने में असमर्थ रहते हैं। उनके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उस टाइम पे हम ऐसे फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाएं हमारे आसपास में, जो हमें हेल्प कर सकें उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे भी होंगे आपने, रिसेंटली 29 बच्चे जलकर मर गए थे इस वजह से, बिकॉज़ हॉस्पिटल में आग लग गई थी। ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। उसको मीट करने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और उसके अंदर ये स्टेप है, ये सबसे पहला है और अच्छी डायरेक्शन चल रही है। ऐसे ही बाकी सभी स्टेट को भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आगे देख लेते हैं। फायर स्टेशन है वो क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाता है इमरजेंसी के केस के अंदर। इसके अंदर जो एम्स है उसके अंदर डेवलप किया जा रहा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो DFS है, DFS क्या है, दिल्ली फायर सर्विस है, ये प्रोवाइड करवाएगी हमें फायर टेंडर्स, इक्विपमेंट और साथ ही साथ मैन पावर है, वो सभी इसके द्वारा ही मैनेज किए जाएंगे।
DFS अटेंड करता है हर साल 22,000 फायर और रेस्क्यू कॉल्स। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके पास 61 फायर स्टेशन है, 3,616 पर्सनल हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, जिनके अंदर 3,280 फायर फाइटर्स हैं जो कि हमें आग से बचाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अनवील किया है ग्रीन और सस्टेनेबल फिक्स डिपॉजिट को? हमारे ऑप्शन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, HDFC। इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है मुझे सीरियसली। HDFC बैंक है, इसने अनाउंस किया है कि वो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स, ताकि सेफगार्ड किया जा सके हमारे इन्वायरमेंट को क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो भी इफेक्ट है उनसे। ये फिक्स डिपॉजिट है वो डायरेक्ट किया जाएगा फाइनेंसिंग करने के लिए ग्रीन और सस्टेनेबल हाउसिंग क्रेडिट सॉल्यूशंस के लिए और सर्विसेज के लिए। इसके अंदर डिपॉजिट है वो 36 मंथ से लेकर 120 मंथ्स के लिए किया जा सकता है, मतलब कि 3 साल से 10 साल तक की इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट किया जा सकता है। इसके अंदर रेजिडेंट जो हमारे देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं वो भी, और नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं जो कि हमारे देश से बाहर रहते हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर एनुअल इंटरेस्ट दिया जाएगा 6.55% पर एन्यूम। सीनियर सिटीजन हैं वो भी इसके अंदर एलिजिबल हैं, उनको अगर वो इसके अंदर ऐड करते हैं तो उन्हें एडिशनल 0.25% पर एन्यूम डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि डिपॉजिट होना चाहिए 2 करोड़ तक। एडिशनल जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 0.10% आ सकता है पर एन्यूम, अगर डिपॉजिट है वो मंथली 50 लाख रुपीज़ हो। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं? हमारे ऑप्शन हैं ईरान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया। तो हम बताना है इनमें से कौन सा ऑर्डर है वो करेक्ट है। हमारे आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ईरान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये तीनों इसे टच करते हैं। ये पिक्चर मैंने कहाँ से ली है? ये पिक्चर ली है क्योंकि कल क्या हुआ है, जहाँ यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, वो देश छोड़कर भाग गए जब अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने कब्ज़ा कर लिया, उसने एंटर कर दिया इसकी सिटी के अंदर, जो कैपिटल सिटी है काबुल, उसके अंदर एंटर की। इस वजह से बाकी सारे जितने भी लोग थे, जो वही बात है, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ही अगर देश छोड़ के भाग जाएगा तो लोगों में तो आक्रोश होगा ही, बिकॉज़ वो फेल हो गए वहाँ पर पीस मेंटेन करने में। और इस वजह से ये लोग हैं, ये जो यहाँ की काम एयर है उसके ऊपर कोई अंदर घुस गया, इसके अंदर कोई ऊपर चढ़ गया, इसी तरह से बहुत ज़्यादा हा उल्ला मचा। तो इस वजह से ही न्यूज़ में है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ऐसे पीस बनाने चाहिए और किसी को भी ऐसे भागना नहीं चाहिए सीरियसली। हर किसी का भरोसा होता है और अगर हर कोई व्यक्ति अपने भरोसे पे ही अपने लीडर को चुनता है, अगर वो ही ऐसा करेंगे तो क्या कर सकते हैं फिर। चलिए देख लेते हैं इसको बॉर्डर कौन कौन टच करती हैं। ये काबुल है, अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, इसको टच करने वाले हैं। यहाँ से ईरान है, यहाँ फिर तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान है। ये इंटरनेशनल मैप है, इसके अंदर हमारा ये हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर बोलते हैं वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। इस वजह से इसके अंदर इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर हम हमारे मैप के हिसाब से देखें तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा, और पाकिस्तान के साथ साथ और इंडिया है वो भी अफ़गानिस्तान को टच करता है, हमारा ये मानना है। हालांकि ये सबसे छोटी बाउंड्री है, 7 किलोमीटर ही है, लेकिन फिर भी 7 किलोमीटर भी बहुत होता है अगर किसी के साथ में बाउंड्री लगानी हो तो। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में वृक्षारोपण अभियान 2021 के बारे में बताना है। ये मिशन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। इसकी वजह से बूस्ट मिलेगा गो ग्रीन ड्राइव को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है बताने में? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट वो करेक्ट है। देख लेते हैं वृक्षारोपण अभियान 2021 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोल मिनिस्ट्री के द्वारा। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट लगाते तो आप इजीली इसके अंदर फंस जाते हैं, बिकॉज गो ग्रीन के बारे में बात हो रही है, वृक्षारोपण के बारे में बात हो रही है, तो वृक्ष हैं वो फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, उनके अंदर इसे इन्वॉल्व करना, आपको फंसाना बहुत ही आसान होता है, और इसी तरह से चेंज किए जाते हैं ये। तो इसके बारे में पूरा ध्यान रखिएगा कि ये कोल मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। इसे लॉन्च किया जाएगा 19 अगस्त 2021 को, मतलब कि कल लॉन्च किया जाएगा। 21 के पार्ट के रूप में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा काम किया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर काम करती है। इसका एम्बिशन है कि ये 2385 हेक्टेयर है उसको लेकर आएगी गो ग्रीन मिशन की ड्राइव के अंदर,
और इसके अंदर एरिया है वो कवर किए जाएंगे इसके, ताकि बायो रिक्लेमिनेशन किया जा सके और प्लांटेशन किया जा सके वहाँ पे। इसके अंदर 300 प्लांटेशन साइट्स हैं, उनको कनेक्ट किया जाएगा इस अभियान के थ्रू। और उसके अंदर कोल फील्ड है जिनके अंदर से हम जो कोल माइंस होते हैं जहाँ से हम कोयला निकालते हैं, उसके आसपास के एरिया के अंदर इसे कवर किया जाएगा। ये पेड़ हैं वो लगाए जाएंगे। ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है माइनिंग ऑपरेशंस के अंदर, ताकि हेल्प मिले कोल सेक्टर को क्या लेने में, इन्वायरमेंट के जो लाइसेंस होते हैं वो आसानी से मिल सकें, ताकि वो ऑपरेट कर सकें अपनी एक्टिविटीज़ को। ये क्रूशियल क्यों है? क्योंकि माइन है वो ओपन की जाएंगी न्यू प्लेयर्स के थ्रू, और इसके अंदर सेंसिटाइज किया जाएगा और मोटिवेट किया जाएगा जो सोसाइटी है और कॉमन पीपल हैं, उनको एफोरेस्टेशन के इनिशिएटिव्स हैं उनके एरियाज़ के अंदर, उनको उसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया एक फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है जो कि डबल चैलेंजेस फेस कर रही है। एक तरफ तो हमें हमारी जो एनर्जी सेक्टर है उसको डीकार्बनाइज करना है, मतलब कि कार्बन एमिशन है वो कम होना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी बढ़ती हुई डिमांड है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, उसको पूरा करना है। एनर्जी डिमांड है वो प्राइमरीली रिलायंट होती है हमारी कोल सेक्टर के ऊपर, बिकॉज वो हमारे लिए अवेलेबल भी हो और अफोर्डेबल भी है। कोल सेक्टर वो बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है हमारी जो एनर्जी डिमांड है उनको पूरा करने के लिए। कोल सेक्टर है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए जा रहे हैं, ताकि सबमिशन जो सस्टेनेबल बनाया जा सके माइनिंग सेक्टर को। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था, हमारी एनर्जी इंपोर्ट के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है वो 53% तक बढ़ जाएगी 2029-30 तक। तो इसको भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। हालांकि ये बार बार रिपीट होती रहेंगी, वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बार बार देखते रहेंगे या फिर 2-4 बार पीपीटी में देख लेंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसी रेफरेंस में भारत नेट इनिशिएटिव के बारे में बताना है। ये इनिशिएटिव है इंप्लीमेंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अंदर 6 लाख विलेजेस हैं, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी 2024 के द्वारा, 2024 तक भारत नेट प्रोग्राम के द्वारा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने अनाउंस किया है कि 6 लाख विलेजेस हैं उनके अंदर कनेक्टिविटी की जाएगी इंटरनेट की 2024 तक भारत नेट प्रोग्राम के थ्रू। और अभी 2.8 लाख विलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। गवर्नमेंट इसके अंदर काम कर रही है ताकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ हर घर को प्रोवाइड की जाए, और एक इसके अंदर जो इंटरनेट का जो लो कॉस्ट डिवाइस है उसके थ्रू हर फैमिली मेम्बर को ये फैसिलिटी मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव प्रोवाइड करवा रही है डिजिटल विलेज प्रोग्राम के थ्रू। इसके अंदर विलेज है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। भारत नेट इनिशिएटिव फ्लैगशिप मिशन है जो कि इंप्लीमेंट किया जा रहा है भारत नेट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा, जिसे हम इन शॉर्ट BBNL बुलाते हैं। इसके अंदर स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसे सेट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंपनीज़ के अंदर, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशियली जब ये इनिशियल फेज़ के अंदर काम किया था इसके अंदर, बाद में इसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2016 के अंदर ला दिया गया। करंटली इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था किस नाम से, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसे NOFM बुलाते हैं। इसे अक्टूबर 2011 के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन 2015 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, भारत नेट प्रोजेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, हमें बताना है मिड डे मील स्कीम के बारे में। हमें इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में, मिड डे मील स्कीम के बारे में बताना है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। चिल्ड्रंस हैं वो एज है जिनकी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उन्हें इस स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा। सभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा एडेड स्कूल्स हैं उनके अंदर इंक्लूड हैं मदरसाज, इनको किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, कवर किया जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है ये बताना है हमें। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा गया है और ये दोनों ही स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसका नाम हो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि ये एक डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान नहीं आएगा, समग्र शिक्षा अभियान आएगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगी। अगर इसके बारे में करेक्ट पूछा जाए तो हमारा आंसर होता फर्स्ट ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। इस स्कीम के अंदर
पका हुआ खाना प्रोवाइड किया जाएगा हर चिल्ड्रन को जिनका एज ग्रुप है 6 से लेकर 14 ईयर्स तक, जो कि फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक पढ़ रहे हैं। पका हुआ खाना है वो न्यूट्रिशन होना चाहिए उसके अंदर। अगर फर्स्ट से 5th क्लास तक के बच्चे हैं तो उनको 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन की मिलनी चाहिए। और अगर बच्चे 6 से 8 क्लास तक के हैं तो उन्हें 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। इस मिड डे मील स्किल के अंदर अगर किसी भी वजह से, जैसे कि खाना अवेलेबल नहीं हो, फूड ग्रेन नहीं मिला हो या फिर कोई भी और रीज़न हो, अगर खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता तो अगले महीने की 15 तारीख तक उन्हें अलाउंस देना होगा, फूड सिक्योरिटी अलाउंस देना होगा बच्चों को। इसके अंदर सभी बच्चे हैं उनको कवर किया जाएगा, सभी गवर्नमेंट स्कूल्स और जिनके जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एडेड मदरसे हैं, सभी फैसिलिटीज़ को इस अभियान के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिगार्डिंग। सिलेंडर लोरिस, जो कि एक पतला सा आप यहाँ पे जानवर देख सकते हैं, इसके बारे में बताना है। ये एक नॉक्ट न्यूट्रल है, मतलब कि रात में काम करने वाला, रात में घूमने फिरने वाला इस नेचर का जानवर है, व्यक्ति नहीं है, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है आयुष्मान की लिस्ट में। इसके अंदर बिलीव किया जाता है कि ये एनिमल है, उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताने में। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही हैं। और हमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट क्या है, तो हमें बताना होगा डी आंसर हमारा। अगर करेक्ट पूछा जाता तो हम सी लगाते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। सिलेंडर लोरिस, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? लोरिस ट्रेडिग्रेडस। ये एक सीक्रेटिव और बहुत ही ज़्यादा नॉक्टर्नल, मतलब कि छुपा रुस्तम टाइप का है, जो कि रात के अंदर घूमने वाली हैबिट रखता है। इसके अंदर ये यूजुअली क्या करता है, ये ट्रैवल करता रहता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर। ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब कि आयुष्मान की रिपोर्ट के अंदर। इंडिया के अंदर इसे शेड्यूल फर्स्ट के अंदर डाला गया है और हाई लेवल की जो लीगल प्रोटेक्शन वो दी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। इन्हें सामान्य तौर पर अकेला ही देखा जाता है, लेकिन कभी कभी ये पेयर्स के अंदर, मतलब कि जोड़े में भी पाए जाते हैं। इनका लोगों का मानना है कि इनके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं, इस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा बार पकड़ा जाता है और बेच दिया जाता है। इनका हैबिटेट लॉस है वो 2 वजह से हो रहा है। सबसे बड़ी वजह है वो लाइव तार, जो नंगे तार होते हैं, जो लगातार हमारे जो आसपास के एरियाज़ में आपने देखे ही होंगे, हमारे जो लाइट पहुंचाने के लिए हर घर के अंदर ऊपर से लगाए जाते हैं, अपने घर पे भी हैं, ऊपर से ही गए हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हुई है। और साथ ही साथ रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह से भी। हालांकि अब जो तार हैं उनके ऊपर जो मोटी परत डाली जा रही है ब्लैक कलर की, लेकिन पहले ऐसे ही तार होते थे और अभी भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ के अंदर ऐसे हैं। इन्हीं की वजह से इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम होती जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को इसके रिगार्डिंग संवाद प्रोग्राम के बारे में बताना है हमें। इसका एम है प्रोवाइड करवाना मेंटल हेल्थ आउटरीच, मतलब कि मेंटल हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवानी है किसको? उन बच्चों को जो कि अपने माता पिता के द्वारा छोड़ दिए गए हैं, या फिर अनाथ हैं, या फिर जो चाइल्ड है सर्वाइवर हैं ट्रैफिकिंग का, लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, इन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी इसके अंदर। ये प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसे हम इन शॉर्ट निम्हांस बुलाते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसी बारे में पूछा गया है। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? स्मृति ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी इनका पूरा नाम है। इनका सेकंड फेज इन्होंने लॉन्च किया है संवाद प्रोग्राम का। संवाद की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट एडवोकेसी मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चाइल्ड एंड वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। ये नेशनल इनिशिएटिव है और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड रिसोर्स है जिसके जो कि काम करेगा चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने में, उनको मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड की जाएगी। इस प्रोग्राम को लीड किया जा रहा है, ये निमांस के द्वारा लीड किया जा रहा है, जो कि फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। फिर ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको देना है, ये भी बैम्बू से रिलेटेड है। ये प्रोजेक्ट है बोल्ड, इसका नाम दिया गया है बोल्ड, जिसकी फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। मतलब कि जो सूखा एरिया है, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहाँ पे बैम्बू की प्लांटेशन की जाएगी। और ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, बीएसएफ के द्वारा की जा रही है और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो ये इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज़ में आया है। ये किस वजह से न्यूज़ में आया है? बिकॉज़ यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है, एक ही दिन में 5000 से भी ज़्यादा प्लांटेशन किया गया था बीएसएफ के द्वारा। तो ये इनिशिएटिव किसका है ये बताना है हमें। हमारे ऑप्शन है ट्राइफेड, नीति आयोग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC बुलाते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर देना है। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और PDF आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।